हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। आज 28 और 29 जून की आज हम बात करने वाले हैं। आज की हमारी द हिंदू न्यूज एनालिसिस की जो भी खबरें होने वाली हैं, इसको आज हम यहाँ पर एक एक करके चीजों को देखने वाले हैं। सबसे पहले आज की जो हमारी खबर होगी, सतत विकास रिपोर्ट 2024 आ चुकी है। एसडीजी पर जो भी रिपोर्ट की खबरें होंगी, इस पर हम पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारी खबर होगी, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य बन चुका है। पराग्वे 100वां सदस्य बना है और इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे कि क्या है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन और इसका 100वां सदस्य पराग्वे बना है। पराग्वे के देश के बारे में थोड़ा सा समझ लो। मैनलैंड सीरो क्या है, इसके बारे में समझेंगे। विपक्ष का नेता बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने अभी नाम हाल ही में सुन रहे होंगे, शैडो प्रधानमंत्री। ये भी बहुत ज्यादा चर्चा में आ गया है, क्योंकि विपक्ष इस समय थोड़ा सा मजबूत है। तो इस समय विपक्ष के नेता को समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में अब इससे क्वेश्चन बन सकता है। बनीरघट्टा जैविक उद्यान के बारे में बात समझेंगे। बीबीपी जिसका नाम शॉर्टकट में है, बनीरघट्टा जैविक उद्यान, इसको देखें। अन्य खबरें हमारी 2 होंगी, इस पर भी हम बात कर लेंगे। तो टोटल आज की हमारी खबरों की बात की जाए तो 7 खबरें टोटल होने वाली हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से वेरी ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए। साथ में हमारा ऐप आ चुका है, नट लर्निंग ऐप, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप लिंक से डाउनलोड करके इसको डाउनलोड कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो और टेस्ट सीरीज हुआ लगा सकते हो। टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में लगा सकते हो। साथ में एक चीज और भी है कि आप लोग यहाँ पे इस वीडियो को देख सकते हो उसी ऐप में, और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। तो मोस्ट इंपोर्टेंट ऐप है आपके लिए, और इस ऐप को आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिए। आज की हम खबर की बात करते हैं, सतत विकास रिपोर्ट 2024 एसडीजी गोल्स की बात करेंगे। आपको पता होगा 17 गोल है। कितना? 17 गोल है। और 17 गोलों की आपको अगर नहीं पता है तो स्क्रीनशॉट ले लो, वो 17 गोलों को याद कर लेना। 17 गोल इसमें दिए गए। हालांकि हम पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं एसडीजी के बारे में, और इस रिपोर्ट के बारे में 2024 की आई है। चर्चा में क्यों है, इसको सबसे पहले समझें। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा सतत विकास रिपोर्ट 2024 को जारी की गई। कभी कभी डायरेक्टली एग्जाम में रिपोर्ट ही पूछ लिया जाता है कि रिपोर्ट जारी कौन करता है। तो आपको ध्यान रखना है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। रिपोर्ट प्रतिवर्ष नवीनतम उपलब्ध डेटा का उपयोग करते हुए 2030 के सतत विकास निर्धारित एजेंडे पर जो प्रगति है उसकी समीक्षा करती है। रिपोर्ट में वैश्विक स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आने वाली महत्वपूर्ण चुनौतियों का विवरण दिया गया है। तो जो भी इस सतत विकास लक्ष्य में एक महत्वपूर्ण चुनौती है, उस चुनौतियों का विवरण हम देखेंगे, और जो भी डेटा को अचीवमेंट किया हुआ है 2024 में, इसको आज हम देखने वाले। रिपोर्ट के महत्वपूर्ण निष्कर्ष की बात करेंगे तो औसतन 2030 तक वैश्विक स्तर पर केवल 16% एसडीजी लक्ष्य पूरे होने की राह पर है। याद रखिएगा, कितना? केवल 16% बताया जा रहा है कि जो एसडीजी हमारे गोल्स हैं, केवल 16% ही लक्ष्य पूरे किए जा सकते हैं। 84% सीमित प्रगति यहाँ पर देखने को मिल रही है, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया। विभिन्न देशों के समूहों में सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति काफी धीमी नजर आ रही है, और गति में भिन्नता भी नजर आ रही है। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि भारत में प्रगति बहुत अच्छी है। भारत की भी जो स्थिति है रिपोर्ट के हिसाब से बहुत धीमी नजर आ रही है। हालांकि अलग अलग देशों की जो प्रगति है वो भिन्नता उसमें नजर देखने को मिल रही है। यहाँ पर हम अगर नॉर्डिक देशों की बात करें, जो नॉर्डिक देश हैं सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति प्राप्ति में अग्रणी देश बने हुए हैं। जो नॉर्डिक देश हैं एसडीजी के लक्ष्य में टॉप ये हासिल करने वाले देश हैं। जबकि ब्रिक्स देशों की बात करें, प्रगति उल्लेखनीय कर रहे हैं, बहुत अच्छी नहीं कर रहे हैं, केवल उल्लेखनीय प्रगति कर रहे हैं ब्रिक्स देश। गरीब और कमजोर देश की बात की तो बहुत ही पीछे इनका तो डेटा कह सकते हो कि 2030 तक ये बहुत ही कम अपना अचीवमेंट कर पाएंगे। तो नॉर्डिक देश यहाँ पर टॉप पर है, ब्रिक्स देश बस प्रगति पर हैं, और गरीब और कमजोर देश बहुत ही पीछे। यूरोपीय देश की अगर हम बात करें तो विशेष रूप से नॉर्डिक देश 2024 के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में शीर्ष स्थान पर इन्होंने अपना दबदबा कायम रखा है। फिर भी इन देशों को कोई भी कई सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। किसकी बात कर रहे हैं? नॉर्डिक देशों की बात कर रहे हैं कि इनका जो लक्ष्य है वो अच्छा है, टॉप पर है, लेकिन इन्हें भी कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सतत विकास एक दीर्घकालिक निवेश चुनौती बनी हुई है। वैश्विक वित्तीय ढांचे में सुधार
पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो चुका है। कहा जा रहा है कि जो इंटरनेशनल या वर्ल्ड के लेवल पर जो सुधार है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास तौर से वित्तीय ढांचे में। एक दीर्घकालिक परिणाम तो है ही है, लेकिन वित्तीय ढांचे में सुधार है वो कहीं बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। निम्न आय वाले देशों की अगर हम यहाँ पर बात करें और निम्न मध्यम आय वाले देशों को सतत विकास लक्ष्यों को जो उद्देश्य है उनको प्राप्त करने के लिए एक तत्काल वहनीय दीर्घकालिक पूंजी की आवश्यकता है, जो कि इन देशों के पास पूंजी है नहीं, जिसको हम कैपिटल कहते हैं। अगर कैपिटल की बात की जाए तो इन देशों के पास कैपिटल है ही नहीं। निम्न आय वाले देश और निम्न मध्यम आय वाले देशों की बात कर रहे हैं, इनके पास सतत विकास के जो उद्देश्य है उनको पूरा करने के लिए एक लॉन्ग टर्म के लिए, कैसे एक लॉन्ग टर्म के लिए पूंजी की आवश्यकता है। अब इनके पास पूंजी है ही नहीं, तो ये किस तरीके से सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, इसके लिए एक बहुत बड़ी डिबेट है, ध्यान रखें। वित्त की आवश्यक स्तरों को जुटाने के लिए नए संसाधनों, नए संस्थाओं, वैश्विक वित्त पोषण के नए रूपों, वैश्विक वित्त पोषण की नई प्राथमिकताओं की आवश्यकता को रिपोर्ट रेखांकित भी करती है। वैश्विक चुनौती से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग की आवश्यकता यहाँ पर है, क्योंकि अगर विश्व की चुनौती है तो उसको विश्व के एक सभी लोगों को साथ में आएंगे तभी इसको निपटा भी जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र आधारित बहुपक्षवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में बारबाडोस सर्वोच्च स्थान, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे निचले स्थान पर देखने को मिला है। खाद्य और भूमि प्रणालियों में बात की जाए तो एसडीजी लक्ष्यों में बहुत ही प्रगति धीमी है। याद रखिएगा, ये रिपोर्ट पहले भी आई थी इस पर, खाद्य और भूमि के लिए। इस रिपोर्ट में एसडीजी में इसकी जो धीमी है बहुत ही धीमी नजर आ रही है। समग्र रैंकिंग की अगर बात करें, देशों को उनके समग्र स्कोर के आधार पर रैंक किया जाता है। कैसे? समग्र स्कोर के आधार पर इनको रैंक किया जाता है। समग्र स्कोर को सभी 17 एसडीजी प्राप्त करने की दिशा में कुल प्रगति को मापता है। अगर जो एसडीजी गोल है इन 17 में इसको प्राप्त प्रगति होगी तभी पूरी प्रगति को यह मापता है। स्कोर की व्याख्या एसडीजी उपलब्धि में प्रतिशत के रूप में की जा सकती है, जहां 100 का स्कोर दर्शाता है कि सभी एसडीजी हासिल कर लिए हैं अभी तक, लेकिन ऐसा कोई देश सामने नहीं आया है। समग्र रैंकिंग शीर्ष 10 देशों की अगर हम बात करें, टॉप 10 देशों की, फिर उसके बाद भारत की भी स्थिति देख लेंगे। फिनलैंड टॉप पर है, 86.35% रैंक पर है। स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, नॉर्वे, क्रोएशिया और यूनाइटेड किंगडम। अंतिम में 10वें नंबर पर पोलैंड है। तो यहाँ पर टॉप 10 देश तो आप देखोगे सारी यूरोपीय कंट्री नजर आने को मिल रही है। भारत की बात करें तो 109वें स्थान पर है। कितना? भारत की बात की जाए तो 109वें स्थान पर है। स्कोर की बात करें, अगर हम स्कोर की बात करें भारत की 63.99% इसका स्कोर देखने को मिलता है। तो एसडीजी की जो रिपोर्ट है वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में से 1 या 2 क्वेश्चन स्वाभाविक तौर पर पूछे ही जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एसडीजी से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो अब आप लोग बताने में सक्षम हो, और 2024 की रिपोर्ट से अगर कोई भी क्वेश्चन फंसता है आप लोग बखूबी अभी बता पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारी जो खबर है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य, मैंने आपको बताया है पराग्वे 100वां सदस्य बन चुका है। और हेडक्वार्टर इसका कहां पर है, हेडक्वार्टर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो हेडक्वार्टर है वो किस देश में स्थित है, कमेंट करके बताइए। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य देश की बात किया है तो पराग्वे सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां सदस्य बन गया। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन स्थापना की बात की है 2015 के पेरिस में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के 21वें सम्मेलन के दौरान की गई थी। यहां से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? इसकी स्थापना कब की गई है, तो आपको पता होना चाहिए इसकी स्थापना 2015 में की गई थी। अब क्वेश्चन बन सकता है जो पेरिस का सम्मेलन हुआ था जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन पर, तो इसके कौन से सम्मेलन के दौरान की गई थी, तो 21वें सम्मेलन के दौरान इसको स्थापना करने का सुझाव सामने रखा गया था। तो ये 2 ऑप्शन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर अभी रिसेंटली कोई क्वेश्चन आता है तो 100वां सदस्य कौन बनाए, तो पराग्वे बनाए। अब पराग्वे की अगर बात करें तो कहां पर स्थित है या किस महाद्वीप पर स्थित है, तो साउथ अमेरिका में। याद रखेगा, साउथ अमेरिका में पराग्वे स्थित है। हालांकि पराग्वे की हम अलग से देख लेंगे इसको, है ना, पराग्वे के बारे में थोड़ा अलग से देख लेंगे। हालांकि हम अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के मुख्यालय हेडक्वार्टर की बात करें, जो कि आपने कमेंट में तो बताया नहीं है, तो गुरुग्राम हरियाणा में इसका, भारत में, ध्यान रखिएगा, हरियाणा राज्य में गुरुग्राम शहर में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। ध्यान रखिए। इसका उद्देश्य क्या है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो उद्देश्य क्या है,
तो जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करना और सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना इसका पहला और प्राथमिक उद्देश्य है। क्या है? जीवाश्म ईंधन की निर्भरता को कम करना और सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना इसका पहला उद्देश्य। अपने सदस्य देशों में ऊर्जा सुरक्षा के लिए सुनिश्चित करना और ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए एक साधन के रूप में सौर ऊर्जा की जो टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी है, उसको बढ़ावा देना इसका दूसरा उद्देश्य। किसके लिए? सदस्य देशों के लिए। 119 देश अब तक अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क के समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं, याद रखिएगा। इसमें से 100 ने अनुसमर्थन प्रक्रिया पूरी कर ली है और पूर्ण सदस्य बन गए हैं। 100 देशों ने तो जो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का फ्रेमवर्क है उस पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन समर्थन नहीं दिया है 19 देशों ने, जो कि 100 देश अनुसमर्थन दे चुके हैं, पूर्ण सदस्य बन चुके हैं। स्पेन मई 2024 में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में 99 सदस्य के रूप में शामिल होने वाला देश था। तो अगर 99 सदस्य देश पूछा जाए तो आप बता सकते हो स्पेन बना था। कब बना था? मई 2024 में ही बना था। अगर एग्जाम में आए 100वां सदस्य देश कौन बना है तो पराग्वे बन गया है। कब बना है? तो ये जून 2024 में बना है। तो अच्छा एग्जाम में आ सकता है, एग्जाम में तो वेरी इंपोर्टेंट। 99 और 100 तो कम से कम ध्यान रख लो और इसका हेडक्वार्टर जरूर याद कर लेना। पराग्वे देश के बारे में बात करते हैं। मैंने आपको बताया साउथ अमेरिका का देश है, दक्षिणी अमेरिका का एक पराग्वे देश है। इसकी सीमा अर्जेंटीना, बोलिविया और ब्राजील से लगती है। मैप के माध्यम से भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। इसकी सीमा की बात की जाए तो देखो, बोलिविया से लगती है, ब्राजील से लगती है और अर्जेंटीना से इसकी सीमा लगती है। ठीक है, एक स्थल रुद्ध देश है, मतलब कि इसकी सीमा देशों से तो लगती है लेकिन कोई भी सागर या महासागर से नहीं लगती। मकर रेखा पराग्वे से होकर गुजरती है। मान लो अगर पराग्वे की स्थिति है तो मकर रेखा इससे पराग्वे से होकर गुजरती है। राजधानी की बात की जाए असुनसियोन इसकी राजधानी पराग्वे की है। मुद्रा की बात की जाए तो गुआरानी पराग्वे की मुद्रा है। जिस तरीके से भारत में रुपया, भारतीय रुपया भारत की मुद्रा है, गुआरानी पराग्वे की मुद्रा है। तो पराग्वे के बारे में भी आप ध्यान रखें। एक क्वेश्चन को देख लेते हैं, पराग्वे की सीमा निम्नलिखित में से किस देश से नहीं लगती है? कमेंट में इसका आंसर आपको हर बार की तरह इस बार भी देना है। अर्जेंटीना से, बोलिविया से, ब्राजील से और चिली से। 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो पराग्वे से सीमा को साझा करते हैं। एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें पराग्वे से सीमा साझा नहीं करता है, उसी का आंसर आपको कमेंट में देना है। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो। वीडियो पसंद आ रही है लाइक करो, शेयर कीजिएगा फ्रेंड सर्कल में, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। नट लर्निंग ऐप नाम से, ध्यान रखिएगा, मैं आपसे रिपीट कर रहा हूँ, नट लर्निंग ऐप नाम से ऐप आ चुका है, एंड्रॉइड ऐप है। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक के डाउनलोड कर सकते हो या फिर प्ले स्टोर से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो और आप उस पर टेस्ट सीरीज वगैरह लगा सकते हो। ध्यान रखिएगा, टेस्ट सीरीज वगैरह आप इससे लगा सकते हो, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और वीडियो आप लोग उससे देख सकते हो। तो अच्छा ऐप है, एक बार जाके डाउनलोड करके फीडबैक दीजिएगा। सोशल साइट पे, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर आप लोग मुझे बता सकते हो क्या चीज में कमी है, क्या चीज में सही है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है मेनलैंड सीरो। अब ये मेनलैंड सीरो क्या है और कहां से संबंधित है इसके बारे में समझते हैं। मेनलैंड सीरो की चर्चा में क्यों है? तो वैज्ञानिकों की एक टीम ने पश्चिमी असम में, यार कहां पर? वेस्ट असम में, पश्चिमी असम में रायमोना नेशनल पार्क में, ये नेशनल पार्क का नाम याद कर लो, रायमोना नेशनल पार्क में समुद्र तल से 96 मीटर की ऊंचाई पर एक अकेला मेनलैंड सीरो को देखा है, जिसकी फोटो उन्होंने खींची और वही फोटो मैंने आपके सामने शेयर किया। मेनलैंड सीरो, और एक अकेला मेनलैंड सीरो देखा गया है। तो मेनलैंड सीरो के बारे में समझे, एक स्तनपायी जानवर है जो कि बकरी और मृग के बीच का मिश्रण जैसे देखने को मिलता है। आप एग्जाम फोटो में देखोगे एक बकरी और मृग के जैसा देखने को आपको मिल रहा है। सीरो की यह प्रजाति हिमालय, दक्षिण पूर्व एशिया, चीन की मूल निवासी है। भूटान मेनलैंड सीरो का प्राकृतिक घर और निवास स्थान भी है। अगर इसकी प्रजाति की बात किया तो हिमालय में पाई जाती है, दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है और चीन में मूल रूप से पाई जाने वाली प्रजाति है। लेकिन अगर हम इसका प्राकृतिक और निवास स्थान की बात किया है तो भूटान में इसका प्राकृतिक निवास स्थान है। यह जानवर जंगली मांस के अवैध शिकार और वनों की कटाई के कारण आवास परिवर्तन का शिकार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्या रखिएगा, यह जानवर जंगली मांस के लिए अवैध शिकार हो रहा है, वनों की कटाई के कारण इनके आवास में परिवर्तन हो रहा है और उसके मद्देनजर इनके आवास का विखंडन देखने को मिल रहा है। अगर इसकी प्रमुख विशेषता की बात करें मेनलैंड सीरो की, तो नर और मादा दोनों कंधों पर 3 फीट ऊंचे होते हैं। आमतौर पर उनका वजन लगभग 200 पाउंड का होता है।
मेनलैंड सिरों के कोट पर गार्ड वाल होते हैं जो कि कटीले और मोटे होते हैं। इसकी त्वचा की बात की जाए सबसे करीब फर की परत को भी ढक लेते हैं। सींग केवल नर की विशेषताएं होती है। केवल सींगों की बात की जाए, सींग होते हैं कि नरों में पाए जाते हैं, मादा में नहीं पाए जाते हैं। हल्के रंग के होते हैं, लगभग 6 इंच लंबे होते हैं और जानवरों की पीठ की ओर थोड़ा मुड़े होते हैं, जैसे कि आपने फोटो में देख पा रहे होगे इस तरीके से, है ना। इस तरीके से इसका फोटो ध्यान कर लो तो उसमें आपको याद रहेगा। प्रमुख आवास की बात करें, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अनुसार, IUCN के अनुसार मेनलैंड सीरो 200 से 3000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में निवास करते हैं। यह जानवर भारत भूटान की सीमा पर फिबसू वन्यजीव अभयारण्य और हिमालय देश और रॉयल मानस राष्ट्रीय उद्यान में निवास करते हैं। तो कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपको याद करना चाहिए मुझे लगता है, जैसे कि ये कहां पर पाए जाते हैं, इनका निवास स्थान कहां पर है। भारत और भूटान की सीमा जो पार फिबसू वन्यजीव अभयारण्य, इस पर ये देखने को मिलते हैं और हिमालय देश में रॉयल मानस राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर यह निवास भी करते हैं। संरक्षण की स्थिति की बात की जाए तो IUCN की स्थिति में संवेदनशील में इनको सूचीबद्ध किया गया है। सिटीज की बात किया तो परसिस्ट 1 में इनको सूचीबद्ध किया गया है। तो दोनों को याद कर लो, संवेदनशील और परसिस्ट 1 में। खतरा इनको कहां से है, तो यह जानवर हिमालय बेल्ट से लेकर दक्षिणी चीन सुमात्रा तक फैला हुआ है, लेकिन इनकी आबादी की बात करें तो बहुत ही बिखरी पाई जाती है। कहीं पे 10 है, कहीं पे 15 है, कहीं पे 5, इस तरीके से इनकी आबादी पाई जाती है, जो कि अलग थलग है। और अवैध शिकार के चलते इनके आवास को नुकसान हो रहा है और तेजी से घट रहे हैं। प्रजातियों पर विश्वसनीय डेटा की कमी के कारण इनके दीर्घकालिक अस्तित्व को न तो संरक्षण किया जाना मुश्किल हो रहा है और इनके अस्तित्व को बचाना भी मुश्किल देखने को मिल रहा है, क्योंकि इनके डेटा की कमी है, उसके कारण इनको संरक्षण देना बहुत मुश्किल देखने को मिल रहा है। रायमोना नेशनल पार्क के पश्चिमी क्षेत्र में मेनलैंड सीरों की खोज जैव विविधता संरक्षण पहलुओं की पहली खबर देखने को मिली है। तो ऐसा पहला मामला है जो कि रायमोना नेशनल पार्क में देखने को मिला है। विपक्ष का नेता, ये आज की वेरी इंपोर्टेंट खबर है। विपक्ष का नेता आपको पता होगा शैडो प्रधानमंत्री भी बने हैं। कौन बने हैं? शैडो PM। कौन बने? शैडो, छाया PM कह सकते हैं इनको, या शैडो PM। भारत के संविधान में शैडो PM का उल्लेख है या नहीं है? अगर है तो कहां पर है, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, भारत के संविधान में शैडो PM का उल्लेख कहां पर है, और अगर है या नहीं है कमेंट करके जल्दी बताइए। हालांकि हम बात करते हैं अभी विपक्ष के नेता की। विपक्ष के नेता की बात करें तो हाल ही में 10 साल के अंतराल के पश्चात, कितने? 10 साल के बाद पहली बार कांग्रेस पार्टी के रायबरेली लोकसभा क्षेत्र से सांसद राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता के रूप में नियुक्त किया गया है। आपने कई सारी न्यूज में देखा भी होगा, जैसे ही भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोकसभा स्पीकर से हाथ मिलाया था, उनके पास मिले थे, उसी तरीके से राहुल गांधी जी भी हाथ मिलाया, पास में रहे, खड़े भी। तो कहीं ना कहीं आपको मजबूती नजर आ रही है विपक्ष की, इस बार देखने को मिल रही है। तो विपक्ष की मजबूती देखने को मिल रही है। कैसी मजबूती देखने को मिल रही है? तो 10 साल के अंतराल में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो राहुल गांधी रायबरेली लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए। विपक्ष के नेता के बारे में समझे तो सदन के प्रत्येक क्या है, सदन के प्रत्येक सदन में प्रमुख विपक्षी दल के किसी एक सदस्य को प्रमुख विपक्ष का नेता बनाया जाता है। हालांकि संविधान में कहीं भी विपक्ष के नेता पद का उल्लेख नहीं किया गया। तो एग्जाम में आ सकता है, एक ऑप्शन में डाल दे और आपको पूछ लिया है तो बता सकते हो, विपक्ष में सदन के नेता के रूप में कहीं भी संविधान में उल्लेख नहीं किया गया। विपक्ष के नेता पद को संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम 1977 के माध्यम से एक वैधानिक मान्यता प्राप्त है। कैसी? वैधानिक विधि के माध्यम से मान्यता प्राप्त है। सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को, जिसके पास लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 10वें हिस्से के रूप में सीटें मिली हो, उसको विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दी जाती है। उदाहरण की बात की जाए, लोकसभा में वह पार्टी दावा कर सकती है जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी हो और जिसे कम से कम 55 सीटें लोकसभा में मिली हों। और इस बार आपको पता ही है कि राहुल गांधी को कितनी सीटें मिली है कांग्रेस को इस बार कितनी सीटें मिली हैं, कमेंट करके जल्दी से बताइएगा। विपक्ष का नेता कैबिनेट मंत्री के समान वेतन, भत्ता और अन्य सुविधाएं का भी हकदार होता है। तो विपक्षी नेता को भारत में कमजोर नहीं समझना है,
कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त करता है? ये एग्जाम में आ चुका ये क्वेश्चन है कि विपक्ष के नेता को कौन सा दर्जा प्राप्त होता है, कैबिनेट मंत्री का, राज्य मंत्री का, स्वतंत्र मंत्री का, इनमें से कोई नहीं। तो कैबिनेट मंत्री का दर्जा इसको प्राप्त होता है। विपक्ष के नेता का महत्व क्या है? तो विपक्ष का नेता लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, प्राक्कलन समिति जैसी महत्वपूर्ण समितियों के साथ साथ अन्य संयुक्त समितियों का सदस्य भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा, अब आपको पता होगा लोक लेखा समिति निधियों पर नजर रखती है, सार्वजनिक उपक्रम समिति जो खर्च होते हैं पब्लिक सेक्टर में उस पर नजर रखती है। तो विपक्ष के नेता का यहाँ पर महत्व बढ़ जाता है क्योंकि वो समिति का सदस्य होता है। वह केंद्रीय सत्कर्ता आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, सीबीआई, एनएचआरसी, लोकपाल जैसे वैधानिक निकायों की प्रमुख नियुक्तियों के लिए भी जिम्मेदार होता है और जो चयन समिति होती है उसके सदस्य बनने की योग्यता भी रखता है। कौन? विपक्ष का नेता। इसीलिए विपक्ष के नेता को कमजोर नहीं समझना चाहिए क्योंकि विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त भी होता है। ध्यान रखो, सरकारी नीतियों को रचनात्मक आलोचना करता है और वैकल्पिक सरकार के प्रमुख के रूप में कार्य भी करता है। अगर मान लो वर्तमान में कोई सरकार है और अगर वो कार्य है वो सही से नहीं कर रही है तो वह कार्य को विपक्ष में उठा सकता है, संसद में उठा सकता है और उस पर त्रुटियां और टिप्पणी के माध्यम से क्या कर सकता है, उसकी आलोचना कर सकता है। इसलिए विपक्ष का महत्व बढ़ जाता है। नेक्स्ट हमारी करंट अफेयर्स है बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान बीपीपी। अब बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान की बात करें तो दक्षिण भारत की कौन सी, साउथ इंडिया की, क्या बात कर रहा है, साउथ इंडिया की पहली और देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का हाल ही में बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान में उद्घाटन किया गया। याद रखिएगा, साउथ इंडिया की पहली और देश की सबसे बड़ी, क्या है, देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी है और उसका उद्घाटन किया गया। इसके बारे में समझते हैं। बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान एक अभिन्न अंग रहा है और 2002 में एक स्वतंत्र प्रतिष्ठान के रूप में उभरा है। पारिस्थितिक मनोरंजन, पारिस्थितिक पर्यटन और संरक्षण की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क में 545.00 हेक्टेयर वन क्षेत्र में मूल रूप से जैविक उद्यान बनाने के अलग रखा गया है। बाद में इसे 731.88 हेक्टेयर तक बढ़ा दिया गया है। तो इसको बाद में बढ़ा भी दिया गया। यह कर्नाटक के बेंगलुरु शहर से लगभग 22 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। तो किस राज्य से संबंधित है बन्नेरघट्टा? यह कर्नाटक राज्य से संबंधित है। अब कर्नाटक राज्य से बात करें तो लेकिन किस शहर में? तो ये बेंगलुरु से, याद रखें, बेंगलुरु से केवल 22 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। इसमें चिड़ियाघर देखने को मिलता है, सफारी, तितली उद्यान, बचाव केंद्र, बंदी जानवरों के संरक्षण जैसी विभिन्न यूनिट्स भी यहाँ पर देखने को मिलती है। भारत का पहला जैविक उद्यान है जिसमें एक बाड़बंद और वन युक्त हाथी अभ्यारण्य शामिल है। तो भारत का पहला ऐसा जैविक उद्यान है, इसको ध्यान रखें। बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान के प्रमुख तथ्य की बात करें, स्थान कर्नाटक के बेंगलोर के पास अनेकल रेंज की पहाड़ियों में स्थित है। तो रेंज की पहाड़ी आ सकती है, अनेकल रेंज की पहाड़ी में स्थित है। 1974 में इसको राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था। 2006 में पार्क में भारत के पहले तितली बाड़े का उद्घाटन भी किया गया था। यहाँ से कुछ नदियां गुजरती हैं। सुवर्णमुखी धारा पार्क में जानवरों के लिए पानी का मुख्य स्रोत और पार्क के केंद्र से होकर बहने वाली एक नदी है। तो इस नदी का ध्यान रखो, सुवर्णमुखी धारा है। वनस्पति की बात की जाए तो 3 प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। शुष्क पर्णपाती झाड़ीदार वन, दक्षिणी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, दक्षिणी उष्णकटिबंधीय नमन मिश्रित वन। वनस्पतियों की बात करी जाए तो सलेचेरा, ओलेओशा, चंदन, नीम, इमली, बांस, नीलगिरी आदि यहाँ पर कुछ वनस्पतियां देखने को मिलती हैं। जीव जंतु की बात की जाए तो कई प्रजातियों के प्रमुख निवास स्थान हैं। साथ में कोई लुप्त प्रजाति एशियाई हाथी, भारतीय गौर, बाघ, श्यामल हिरन, चित्तीदार हिरन, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, जंगली शुअर, सिलोत भालू, कॉमन नेवला, पेंगोलिन, पतरा लॉरिस, ब्लैक नेप्र खरगोश आदि यहाँ पे कई सारे जीव जंतु भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारी करंट अफेयर्स है सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल। ये जो हमारी करंट अफेयर्स है अन्य खबरों के माध्यम से हम देखेंगे और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारी 2 करंट अफेयर्स बाकी हैं। अब दोनों करंट अफेयर्स को देखेंगे। सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान किसके द्वारा की गई है? तो आवासन शहरी कार्य मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत 1 जुलाई से लेकर 31 अगस्त 2024 तक चलने वाली सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल की शुरुआत की है।
तो कब से की जा रही है स्टार्ट? 1 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक इसकी शुरुआत की जा रही है। किस मंत्रालय के तहत? तो आवासन शहरी कार्य मंत्रालय के तहत इसकी शुरुआत की जा रही है। इस पहल का उद्देश्य क्या है? तो मानसून के मौसम में स्वच्छता और बीमारी से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए शहरी स्थानीय निकायों की तैयारी को बढ़ाना इसका पहला उद्देश्य है। दूसरा, इस पहल के स्वच्छता, हिमायत और अंतर विभागीय तालमेल पर ध्यान केंद्रित करना और व्यापक उपायों की आवश्यकता है उसको विभिन्न शहरी निकायों को लागू करना इसका दूसरा उद्देश्य। इसके विविध कुछ आयाम हैं, कुछ आयाम देखते हैं। विशेष सफाई अभियान, कचरे का संग्रहण और परिवहन, सभी सामुदायिक सार्वजनिक शौचालयों को नियमित सफाई, बच्चों की स्वच्छता और सफाई की सुविधाएं, पानी की गुणवत्ता का पर्याप्त नमूनाकरण, सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति, जल कार्यों का रख रखाव, घर घर जाकर लोगों को जागरूक करना इसके आयाम है। तो इसके आयामों की बात किया तो अगर इनमें से आयाम कोई आता है आप बता सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आज की हमारी अंतिम कंटेंट की बात करते हैं। जल्दी से चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, लाइक कर लो, साथ में शेयर जरूर कर लो अपने फ्रेंड्स को, मुझे मोटिवेशन मिलेगी। हमारा एंड्रॉइड ऐप आ चुका है। एंड्रॉइड ऐप को अगर आप लोग डाउनलोड कर लोगे ना तो मुझे मोटिवेशन मिलने के साथ साथ आपकी हेल्प भी होगी। नाम है नट लर्निंग है, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप लोग डायरेक्टली सीधा सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हो। सबसे बड़ी बात, आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगी, वीडियो के साथ साथ पीडीएफ मिल जाएगी, साथ में कोई भी अपडेट आता है, नोटिफिकेशन आता है, वो आप हमारी सोशल साइट से कर सकते हो, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ज्वाइन करके। और टेस्ट सीरीज इस ऐप के माध्यम से आप लोग लगा सकते हो। ये टेस्ट सीरीज वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, जैसे कि अभी एग्जाम आ रहा है बीपीएससी, आरओ का आ रहा है, यूपी पीसीएस का आ रहा है, तो सभी एग्जामों की टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में लगा सकते। हम करंट अफेयर्स पे चलते हैं। अरुंधति रॉय को पेन प्रिंटर प्राइज से सम्मानित किया गया। आप इनको देख पा रहे होंगे, अरुंधति राय को चर्चा में क्यों है? तो अरुंधति राय को वर्ष 2024 के पेन प्रिंटर प्राइज के लिए चुना गया है। इन्हें यह अवार्ड 10 अक्टूबर 2024 को ब्रिटिश लाइब्रेरी के द्वारा आयोजित एक समारोह में दिया जाएगा। तो कब दिया जाएगा? 10 अक्टूबर को दिया जाएगा। अरुंधति रॉय यह अवार्ड उनके ऑडिट, अडिग और अटल लेखन के लिए दिया जा रहा है। अरुंधति रॉय को उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए जाना जाता है और इसीलिए उनको यह अवार्ड भी दिया जा रहा है। पेन प्रिंटर प्राइज की बात करें जो इनको दिया जा रहा है, तो इसकी स्थापना 2009 में इंग्लिश पेन के द्वारा की गई थी। यह पुरस्कार हेरोल्ड प्रिंटर के नाम पर रखा गया है। इस अवार्ड को प्रतिवर्ष ब्रिटेन और कॉमनवेल्थ देशों के लेखकों को दिया जाता है। यह पुरस्कार अंग्रेजी भाषा के उन लेखकों को दिया जाता है जिन्होंने नाटक, कविता, निबंध और कथा साहित्य में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य किया हो। वर्ष 2023 का अवार्ड किसको दिया गया था? तो प्रसिद्ध कवि लेखक माइकल रोशन को दिया गया था। तो 2024 का किसको दिया जा रहा है? अरुंधति रॉय को दिया जा रहा है और 2023 का माइकल रोशन को दिया गया था। तो आज यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। जो भी करंट अफेयर्स मैंने बात की है इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पर पूछ सकते हो या फिर कमेंट कर भी सकते हो। आप ऐप डाउनलोड करके भी कुछ हमसे बातें भी कर सकते हो। आज यही समाप्त करते हैं। आज के लिए धन्यवाद।